हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, तो आंसर हो जाएगा काले रंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी यदि इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो R इक्वल टू दे रखा है, कितना रखा है 32 सेंटीमीटर। हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है R/2, तो 32/2 कितना जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन है ये, सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कितना होगा ये 16 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम के नियमानुसार ओम के नियम के अनुसार धारा के विभवांतर में ग्राफ बनेगा। ठीक है बेटा, धारा और विभवांतर में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, एक सरल रेखा के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लघु परिपथ मतलब क्या होता है बेटा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक लघु परिपथ, ठीक है, एक लघु पथित लिखा हुआ है पथित। ठीक है बेटा, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान होता है, तो बेटा कितना होता है इसमें होता चाहिए अधिकतम। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए इसमें, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, एक लघु पथित परिपथ में धारा का मान क्या होता है बेटा, अधिकतम होता है। थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, लेकिन इसका सॉल्व पेपर में इसका आंसर दिया है बेटा फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है, वो गलत दिया हुआ है। आपका थर्ड वाला सही होगा। समझ में आ रही है बेटा बात। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल तथा जल के तेल का अपवर्तनांक 1.44, 1.47 और 1.33 हैं, तो इनमें प्रकाश की चाल किस में अधिक होगी और क्यों। बेटा इनके आंसर हमने कॉपी में लिख रखे हैं, वहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो जल्दी पेपर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो बेटा बहुत समय ख़राब होगा हम लोगों का, है ना। तो इस कॉपी में देखो, पहला तो सही ऑप्शन सही लगा है बेटा। ठीक है, दूसरे में 16 सही लगा हुआ है, तीसरा भी सही लगा हुआ है, तो बेटा ये मिस्टेक है इस कॉपी में, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। उसके बाद यदि मिट्टी के तेल, मतलब ये बेटा दिए रखे हैं सब। ठीक है, तो कह रहा है किसमें प्रकाश चाल अधिक होगी और क्यों। ठीक है बेटा, तो देखो, जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी क्योंकि मिट्टी के तेल और तारपीन के तेल के अपवर्तनांक की तुलना में जल का अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है बेटा, देखो जिसमें अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश चाल अधिक होती है, बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का आवर्धन के सूत्र लिखिए। ठीक है बेटा, इसके जो मतलब एक उत्तल लेंस द्वारा जो आवर्धन प्राप्त होता है उसके हमें सूत्र लिखना है। ये है क्या, ये है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं सोल्यूशन बेटा। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू b/u। ठीक है, हाँ ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है, क्योंकि जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो m इक्वल टू माइनस का नेगेटिव होता है बेटा, आवर्धन नेगेटिव का होता है। ठीक है, और जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो m इक्वल टू क्या होता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, तो लिखा है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होता है, गणना कीजिए बेटा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है 1 किलोवाट इंटू घंटा, तो एक बेटा किलोवाट को हमने क्या काम किया, इसको हमने 1000 लिख दिया। ठीक है, 3600। ठीक है, तो ये 3.6 10⁻6 जूल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि उसकी क्षमताएं P1 इक्वल टू -2 डायोप्टर और यदि +1 की क्षमता वाले लेंस इसके साथ जोड़ा गया है, तो बेटा इसकी कितनी हो जाएगी, P2 इक्वल टू प्लस के बाइन डायोप्टर हो जाएगी, है ना। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बतानी है बेटा। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या होता है 1/P। ठीक बेटा, तो हो जाएगा 100/P। तो F1 इक्वल टू
बेटा F1 इक्वल टू हमने ये निकाल ली, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 2, सही है, ये निकाल दी। और F2 इक्वल टू हमने ये 100 निकाल ली। अब इन दोनों क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, तो आ जाएगा बेटा 1/100, ठीक है, माइनस का। या इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है बेटा। या बेटा देखो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को दूसरे तरीके से। देखो बेटा, देखो ऐसा है ना कि देखो लिखा है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए यदि, ठीक है बेटा, देखो लिखा है एक लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए कि यदि इन उसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यदि +1 डायोप्टर की क्षमता वाला लेंस इसके साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बेटा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। तो ऐसा है जब दोनों लेंसों को जोड़ दिया जाएगा, दोनों की शक्ति एक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे तो, है ना। तो P इक्वल टू क्या हो गया, P1 + P2 माइनस के 2 और प्लस का 1, तो P इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1, ठीक है। तो फॉर्मूला था फोकस दूरी का F इक्वल टू 1/P, ठीक है बेटा। ये P इक्वल टू 1/F बात देखिए ना, तो देखते हैं। तो F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/-1, तो F इक्वल टू क्या आ गया, -1 मीटर, ठीक है बेटा। ऐसे भी कर सकते हो इस सवाल को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा ये, ठीक है बेटा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताइए, ठीक है बेटा। तो U इक्वल टू हमेशा माइनस में आता है 10 सेंटीमीटर, F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, B इक्वल टू फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। तो इसका सोल्यूशन देख लो आप लोग, इसका सोल्यूशन नोट कर लेना, सिंपल सोल्यूशन है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रकृति अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2 ओम 3 ओम 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा के देखते हैं बेटा, ठीक है। तो लगा लो, समांतर क्रम में लगाया तो आंसर आया हमारा 2 ओम, ठीक है बेटा। कैसा आंसर आया, 2 ओम आंसर आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, और जो नेक्स्ट प्रतिरोध है इसको समांतर क्रम में ऐड करेंगे तो आएगा 4 ओम, ये रहा एक आंसर, ठीक है। और दूसरा है तीनों प्रतिरोधों को समांतर में लगा देख लो तो बेटा कितना आएगा आंसर, 1 ओम आ जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक के प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। तो किसी चालक का भय गुण जिसमें धारा का प्रवाह का विरोध करता है क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है ना। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक की तार की लंबाई पर, ठीक है बेटा। तो चालक की तार की अगर लंबाई अधिक होती है तो इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है, समझ में आई बात। आगे देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन। देखो ये तो हो गया है ना चालक की तार की लंबाई पर, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, है ना। बल्कि ना इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लिखते हुए चलेंगे तो सर पड़ेगा बेटा। देखो प्रतिरोध जो है यहाँ समानुपाती है L के, चालक की तार, समीकरण 1 बन गई, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो यहाँ हमें लिखना है जो यहाँ पर जो तार होता है ना इसका प्रतिरोध होता है जो ये होता है 1/A के समानुपाती, ठीक है। इसको लिखते हुए चलना आप लोग नीचे ब्रैकेट में, ठीक है। और इसमें क्या है बेटा, इसमें चालक के तार का पदार्थ जो है, चालक के तार का पदार्थ इसके क्या है, यदि समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के विभिन्न पदार्थों के तार लिए गए हैं तो उनके प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं। अगर एक ही समान लिए गए हैं तो बेटा एक समान भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्वेश्चन है बेटा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, AC जनित तथा DC जनित की संरचना के मुख्य अंतर क्या है, ठीक है बेटा। देखते हैं चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण कुंडली में एक धारा उत्पन्न हो जाती है। इस पर घटना को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण
कहते हैं। एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में संरचना में अंतर। ठीक है बेटा, एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है बेटा, कन्वर्ट करते हैं, और जो आउटपुट हमें मिलता है वो एसी फॉर्म में मिलेगा। मतलब एसी जनरेटर से प्राप्त होने वाली धारा अल्टरनेटिव होगी और ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती रहेगी। ये रहा बेटा। ठीक है, जनरेटर देखो बेटा, डीसी जनरेटर क्या है? डीसी जनरेटर भी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, और हमारे लिए बट जो इसमें आउटपुट मिलता है वो डीसी फॉर्म में मिलता है। ठीक है बेटा, और डीसी जनरेटर से प्राप्त होने वाले बेटा डीसी जनरेटर से प्राप्त होने वाली धारा डायरेक्ट होती है। ठीक है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। तो बेटा ये इसका डायग्राम रहा। ठीक है, तो बढ़िया लिखा हुआ है बच्चे का। और बेटा देखो, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। क्या गणना करना है? ये परिपथ दिया हुआ है बेटा हमारे लिए। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है बेटा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हैं, ये और इसके बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसके बीच तुल्य प्रतिरोध? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे बेटा? देखो ये और ये कैसे हैं? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है, तो यहाँ से आर पी निकाल दें तो कैसे निकल जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 4 × 4/4 + 4, तो ये हो जाएंगे 16/8, तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बेटा ये 2 हो गया, 2 + 4 तो कितना हो गया? 6 आ गया। तो प्रतिरोध देख लो बेटा, सोल्यूशन देख लो कैसे ऐसे कॉपी में किया हुआ है। ठीक है बेटा, देखो ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो है वो निकल गया है 2 ओम। ठीक, उसके बाद हमने क्या काम किया? श्रेणी क्रम में होगा, दोनों को ऐड कर दिया, 6 ओम हो गया, नहीं हो गया? अब हमें आई ज्ञात करनी है। बी = IR होता है बेटा। ठीक है, I = P/R होगा। तो वोल्टेज कितना दे रखा है? 6, और अभी आर क्या निकाला हमने? V 6, तो आगे बेटा 1। समझ में आया? AC के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमारे लिए। तो B = IR होता है, तो I की वैल्यू आई 1 और R की वैल्यू 2, इनको मल्टीप्लाई कर लिए, 2 वोल्ट आ गया। ठीक है बेटा, इस प्रकार इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और कर दीजिए इसको शेयर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। कमेंट कर बताना वीडियो कैसे लगा बेटा। ठीक है।